हेलो दोस्तों, आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 111 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 112 नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 120 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, परीक्षा नजदीक है, ज्यादा से ज्यादा आपको मॉडल पेपर का टेस्ट है वो देना है। आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मॉडल पेपर के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें और प्ले लिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर भी टेस्ट है वो दे सकते हैं। आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आप सभी के पास में निरंतर पहुंचता रहे। क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना मॉडल पेपर नंबर 112। देखिए, ये परीक्षा पैटर्न है और इसी पैटर्न पर अपना ये आधारित मॉडल पेपर है। सबसे पहले अपन राजस्थान भूगोल के 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए, पहला प्रश्न, राजस्थान का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट नहीं है? बताइए, राजस्थान का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट नहीं है? दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए गंगानगर, बाड़मेर और बीकानेर, ये तो तीनों दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सीमा के टच में है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ में। लेकिन हनुमानगढ़ जिले की जो सीमा है वो नहीं लगती पाकिस्तान से, तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान व किसकी सीमा पर भिवानी मंडी रेलवे स्टेशन स्थित है? राजस्थान व किसकी सीमा पर भवानी मंडी रेलवे स्टेशन स्थित है? तो दोस्तों, यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है राजस्थान वह मध्य प्रदेश की सीमा पर दोस्तों भवानी मंडी रेलवे स्टेशन है वो स्थित है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, भवानी मंडी यानी कि मध्य प्रदेश। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे 3 नंबर का प्रश्न है, पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। दोस्तों, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है तो यहाँ पर देखिए, सबसे ऊंची चोटी इनमें से कौन सी है? जरगा, फिर रघुनाथगढ़, फिर सज्जनगढ़ और फिर लीलागढ़। यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो देखिए, जरगा की जो ऊंचाई है वो कितनी है? तो दोस्तों, जरगा की ऊंचाई 1431 मीटर है। कितनी है? 1431 मीटर। रघुनाथगढ़ की जो ऊंचाई है वो कितनी है? तो दोस्तों 1055 मीटर है। 1055 मीटर है ये रघुनाथगढ़ की ऊंचाई है। और दोस्तों, यहाँ पे सज्जनगढ़ की ऊंचाई दोस्तों 938 मीटर है। कितनी है? 938 है। और लीलागढ़ की ऊंचाई है वो दोस्तों 874 मीटर है। ये भी आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे 4 नंबर का प्रश्न है, कौन सा पर्वत जालोर पर्वतीय क्षेत्र में नहीं है? बताइए, कौन सा पर्वत है जालोर पर्वतीय क्षेत्र में स्थित नहीं है? यहाँ पर देखिए, रोजा बाकर कहाँ है? जालोर में, बिल्कुल सही है। जारोला पहाड़ कहाँ पर है? तो ये भी जालोर में है, बिल्कुल सही है। इसराना बाकर, ये भी दोस्तों कहाँ पर है? जालोर में है। लेकिन गोगुंदा है, ये कहाँ पर है? तो दोस्तों ये उदयपुर में स्थित है, ये जालोर में नहीं है। तो यहाँ पर इसलिए डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 5 नंबर का प्रश्न है, थॉर्नवेट के अनुसार DAW जलवायु प्रदेश के अंतर्गत निम्न में से कौन से जिले इसमें आते हैं? बताइए, DAW प्रकार की जलवायु दोस्तों कहाँ पाई जाती है? और ये थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण है राजस्थान का। DAW प्रकार की जलवायु है ये दोस्तों सिरोही, पाली और अजमेर में ये पाई जाती है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश है ये। आगे देखिए, यहाँ पे 6 नंबर का प्रश्न है, कौन सा मृदा का मुख्य घटक नहीं है? कौन सा मृदा का मुख्य घटक नहीं है? यहाँ पर आप देख सकते हैं, खनिज है, ह्यूमस है, जल है, लेकिन लवण है ये मृदा का दोस्तों मुख्य घटक नहीं है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 7 नंबर का प्रश्न है, खारी नदी उद्गम राजसमंद जिले के उत्तर में स्थित गांव की पहाड़ियों से होता है। यानी कि अपने को बताना है कि खारी नदी का उद्गम है वो राजसमंद जिले के उत्तर में स्थित कौन से गांव की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है? तो दोस्तों, खारी नदी का जो उद्गम है वो बिजराल की पहाड़ी से होता है। कहां से? बिजराल की पहाड़ी, राजसमंद से दोस्तों इसका उद्गम है वो होता है।
तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। देखिए आपको ये टेस्ट है वो पूरा देना पड़ेगा, तभी आपको अपना स्कोर है वो पता लगेगा, और कमेंट में बताना कि आपके कितने कितने प्रश्न है वो सही हो रहे हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके कौन से पार्ट में कितने प्रश्न है वो सही हो रहे हैं। जैसे कि राजस्थान भूगोल के 20 प्रश्न परीक्षा के अंदर पूछे जाएंगे, राजस्थान कला संस्कृति के 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, बाकी जो सभी पार्ट है वो 5-5 क्वेश्चन के हैं, और 20 प्रश्न हिंदी व्याकरण के हैं, 15 प्रश्न इंग्लिश ग्रामर के, और 15 प्रश्न इंग्लिश मैथ से संबंधित होंगे। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 20 में से आपके कितने प्रश्न है वो सही हो रहे हैं। देखिए 8 नंबर का प्रश्न है, बेणेश्वर माही नदी व का संगम है। बताइए दोस्तों, बेणेश्वर माही नदी व किसका संगम है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बेणेश्वर है ये दोस्तों सोम माही जाखम नदियों का ये त्रिवेणी संगम है। लेकिन यहाँ पे त्रिवेणी नाम नहीं दे रखा, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए ऑप्शन के अनुसार सोम माही जाखम, इन तीनों नदियों का संगम है दोस्तों बेणेश्वर। और यहाँ पर माघ पूर्णिमा का मेला लगता है, लेकिन यहाँ पे जाखम ऑप्शन में नहीं दे रखा, सोम दे रखा है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 9 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सी प्रमुख खारे पानी की झील लूनी बेसिन में स्थित है? कौन सी प्रमुख है खारे पानी की झील लूनी बेसिन में स्थित है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों देखिए नक्की झील, सिलीसेड झील और तलवाड़ा झील, ये तीनों दोस्तों मीठे पानी की झील है, लेकिन पचवदरा झील है ये खारे पानी की झील है। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें 10 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न में से कौन सी झील रूपनगढ़, मेंढा और खंडेला नदियां अपना पानी प्रवाहित करती है? निम्न में से कौन सी झील में रूपनगढ़, मेंढा और खंडेला नदियां अपना पानी प्रवाहित करती है? तो दोस्तों कौन सी झील में ये नदियां अपना जल लेकर जाती है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सांबर झील में। यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 11 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों में पार्लर पानी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? बताइए पार्लर पानी दोस्तों, पार्लर पानी किसको बोलते हैं? तो ये पार्लर पानी है ये दोस्तों राजस्थान में विशेष रूप से वर्षा जल के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला शब्द है ये। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वर्षा जल बोल सकते हैं इसको, डी नंबर का ऑप्शन सही। 12 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में परवन सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? परवन सिंचाई परियोजना कहां पर है? तो दोस्तों ये झालावाड़ में है। ये कहां पर है? झालावाड़ में परवन सिंचाई परियोजना। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न है, अरावली पहाड़ियों में सालर वृक्ष की ऊंचाई यानी कि सालर वृक्ष किस ऊंचाई पर मिलते हैं? अरावली पहाड़ियों में सालर वृक्ष किस ऊंचाई पर मिलते हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ये 450 मीटर से अधिक ऊंचाई पर दोस्तों ये सालर के वृक्ष है वो मिलते हैं। यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये सालर वृक्ष का जो गोंद होता है, गोंद, ठीक है, ये इससे काजल भी बनता है, और ये काजल है ये आंखों के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 14 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नांकित में से कौन सा पेड़ गोंद का अच्छा स्रोत है? कौन सा पेड़ गोंद का अच्छा स्रोत है? राइट आंसर हो जाएगा, मैंने अभी आपको बताया दोस्तों, सालर। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 15 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में 2011 में राज्य के औसत लिंगानुपात से कम लिंगानुपात रखने वाले कितने जिले हैं? राजस्थान में 2011 में राज्य के औसत लिंगानुपात से कम लिंगानुपात रखने वाले कितने जिले हैं? बताइए। राज्य का औसत लिंगानुपात 928 है। तो दोस्तों राज्य का जो औसत लिंगानुपात 928 है, तो 928 से लिंगानुपात राजस्थान के कितने जिलों में है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 928 से कम के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 15। राजस्थान के दोस्तों 15 जिले ऐसे हैं जिनका लिंगानुपात औसत लिंगानुपात से कम अंकित किया गया है। यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न है, अनुसूचित जनजाति के प्रतिशत 2011 के अनुसार जिलों का सही अवरोही क्रम है। अनुसूचित जनजाति के प्रतिशत के अनुसार जिलों का सही अवरोही क्रम है, तो वो सही अवरोही क्रम कौन सा है?
तो सही अवरोही क्रम हो जाएगा दोस्तों इसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, इनमें दोस्तों अनुसूचित जनजाति के प्रतिशत के अनुसार ये सही अवरोही क्रम है। यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि एसटी की जनसंख्या है प्रतिशत के आधार पर दोस्तों 76.38% तो बांसवाड़ा में है, फिर 70% के आसपास डूंगरपुर में है, फिर प्रतापगढ़ में, फिर उदयपुर में। यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही। 17 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या से संबंधित सही है। बताइए राजस्थान की जनसंख्या से संबंधित क्या सही है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। और कूट भाषा में दोस्तों अपने को क्या करना है, उत्तर देना है। यहाँ पर देखिए बच्चों का जो लिंगानुपात है, यानी कि 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात है वो दोस्तों कितना है, 888 है। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही बात है। पहला तो इसमें क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। दूसरा देखिए महिला साक्षरता का प्रतिशत है वो 52.1% है। तो दोस्तों ये भी क्या है, इसमें बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत 16.9%, ये गलत हो जाएगा। अनुसूचित जनजाति का जो प्रतिशत है वो दोस्तों 13.5% है। कितना, 13.5%। और नगरीय जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो 25.1 दे रखा है, ये गलत हो जाएगा। दोस्तों नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है राजस्थान में तो वो है 24.9 बोल सकते हैं आप। ठीक है, 24.9। और बाकी 75.1% है वो ग्रामीण प्रतिशत है। ठीक है, ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत। तो ये अपना इसमें गलत कौन कौन सा हो जाएगा, तो गलत तो तीसरा और चौथा हो जाएगा। पहला और दूसरा तो इसमें सही है। अपने को यहाँ पर क्या पूछा गया है कि सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1 और 2 इसमें क्या है, सही है। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न है, किशनगढ़ हवाई अड्डे का उद्घाटन कब किया गया। किशनगढ़ हवाई अड्डे का उद्घाटन दोस्तों 11 अक्टूबर 2017 को हुआ था। 11 अक्टूबर 2017 को दोस्तों किशनगढ़ हवाई अड्डे का उद्घाटन है वो हुआ था। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अक्टूबर 2017 को। आगे देखिए यहाँ पर इसमें 19 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किशनगढ़ एयरपोर्ट से 1 अप्रैल 2019 को निम्नलिखित में से कौन सा हवाई मार्ग शुरू हुआ। बताइए हवाई मार्ग शुरू हुआ, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए। तो ये हवाई मार्ग वो दोस्तों किशनगढ़ अहमदाबाद के लिए हवाई मार्ग है वो शुरू हुआ था। यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और उद्घाटन हुआ था दोस्तों इसका 11 अक्टूबर 2017 को। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें 20 नंबर का प्रश्न है, बाढ़ से बचाव का एक प्रभावी उपाय क्या है। बाढ़ से बचाव का एक प्रभावी उपाय है वो क्या है, तो दोस्तों प्रभावी उपाय है वो है नदियों पर तटबंध बनाना। नदियों पर तटबंध बनाना। यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब अपन दोस्तों भाग 2 के अंदर राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति से संबंधित 20 प्रश्न है वो परीक्षा में पूछे जाएंगे। और अब ये भाग 2 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसमें भी आपको पता होना चाहिए कि आपके कितने प्रश्न है वो सही हो रहे हैं। 21 नंबर का प्रश्न है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना किसने की। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की जो रचना है वो दोस्तों किसने की, तो वो की थी दोस्तों कवि अत्रि एवं महेश ने की थी। कवि अत्रि एवं महेश ने दोस्तों कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की थी। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 22 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है। निम्न पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर देखिए चुंडावत मांगे सेनानी सरकाठ दे दियो छतरानी। बताइए ये कहावत किसके बारे में प्रसिद्ध है, तो दोस्तों ये कहावत है ये हाड़ी रानी सहल कंवर के लिए दोस्तों ये प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों हाड़ी रानी सहल कंवर ने युद्ध में जाते समय अपने पति रतन सिंह चुंडावत को सिर काट कर दे दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर उसके लिए ये कहावत है। यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 23 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। राजस्थान में दोस्तों 6 सैनिक छावनियां थी। कितनी, तो दोस्तों 6 सैनिक छावनियां थी, जिसमें से ये पूछा गया है कि 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था।
केंद्र नहीं था। तो यहाँ पर दोस्तों अजमेर था, नीमच था, आहुआ था, लेकिन जयपुर है वो नहीं था। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 24 नंबर का प्रश्न है, डूंगर जी व जवाहर जी किस जिले के थे? डूंगर जी और जवाहर जी है ये दोस्तों कौन से जिले के थे? तो ये सीकर के बठोट पाटोदा के निवासी थे ये, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सीकर के थे। 25 नंबर का प्रश्न है, मेवाड़ प्रजामंडल का अस्थायी कार्यालय किस स्थान पर स्थापित किया गया था? मेवाड़ प्रजामंडल का अस्थायी कार्यालय है वो दोस्तों अजमेर था, ठीक है, अजमेर। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन सही, अजमेर। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे, नीमूचना कांड के समय अलवर का शासक कौन था? नीमूचना कांड के समय अलवर का शासक कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, अलवर का शासक था दोस्तों जयसिंह। कौन था? जयसिंह। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा जयसिंह, ये अलवर का शासक था। आगे देखिए यहाँ पे 27 नंबर का प्रश्न है, अशोक परमार को उपरमाल की जागीर किससे प्राप्त हुई थी? अशोक परमार को दोस्तों उपरमाल की जागीर है वो किसने दी थी? तो दोस्तों खानवा के युद्ध में बाबर के खिलाफ राणा सांगा का साथ दिया था अशोक परमार ने, और उससे खुश होकर अशोक परमार को दोस्तों उपरमाल की जागीर दी थी। किसने? राणा सांगा ने। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा महाराणा सांगा, बी नंबर ऑप्शन सही। 28 नंबर का प्रश्न है, अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ? अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजस्थान के एकीकरण का 7वें चरण में, यानी कि 7वां चरण कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 29 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, किसने माउंट आबू के राजस्थान में विलय में महत्वपूर्ण योगदान दिया? किसने माउंट आबू के राजस्थान में विलय में महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो दोस्तों किसने दिया था? तो ये योगदान दिया था दोस्तों गोकुल भाई भट्ट ने, गोकुल भाई भट्ट ने। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, गोकुल भाई भट्ट। 30 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया था? राजस्थान के किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया था? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तिहाड़ जेल में तो किसको रखा गया था? गोपाल सिंह खरवा को रखा गया था दोस्तों। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर इसमें 31 नंबर का प्रश्न है, कौन से लोक देवता को धोलिया वीर के नाम से भी जाना जाता है? कौन से लोक देवता को धोलिया वीर के नाम से भी जाना जाता है? यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों धोलिया वीर किसको कहते हैं? तो दोस्तों ये तेजा जी को कहते हैं। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, धोलिया गोत्र में इनका जन्म हुआ था, इसलिए धोलिया वीर कहा जाता है इनको। 32 नंबर का प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त जानकीलाल भांड का संबंध किस लोक नाट्य से? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त जानकीलाल भांड का संबंध किस लोक नाट्य से है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों किस लोक नाट्य से जानकीलाल भांड का संबंध? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें जानकीलाल भांड। दोस्तों इनको मंकी मैन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, और ये बहरूपिया कला है उससे संबंधित है। तो यहाँ पर इसमें बहरूपिया कला या स्वांग कुछ भी बोल सकते हैं आप। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, स्वांग। आगे देखिए यहाँ पे 33 नंबर का प्रश्न है, किस प्रसिद्ध दुर्ग की सुदृढ़ नरसिंगिक सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर अबुल फजल ने लिखा कि अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं जबकि यह बख्तरबंद दुर्ग है? बताइए ऐसा अबुल फजल ने कौन से दुर्ग के बारे में कहा है? अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं जबकि यह बख्तरबंद दुर्ग है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों रणथंभौर दुर्ग, सवाई माधोपुर। यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 34 नंबर का प्रश्न है, बेणेश्वर धाम का संबंध किससे है? बेणेश्वर धाम का संबंध है वो किससे है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बेणेश्वर धाम का संबंध है वो दोस्तों शिव है, वहां पर खंडित शिवलिंग की पूजा होती है दोस्तों माघ पूर्णिमा को। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए 35 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में पाई जाने वाली उस्ता कला क्या है? उस्ता कला, उस्ता कला तो दोस्तों ऊंट की खाल पर स्वर्ण की मीनाकारी को दोस्तों कहते हैं उस्ता कला। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऊंट के चमड़े पर सोने की मीनाकारी को उस्ता कला कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, और ये बीकानेर की प्रसिद्ध कला है दोस्तों।
36 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की हस्तशिल्प वस्तुओं को राजस्थान लघु उद्योग निगम किस ब्रांड से या किस ब्रांड नाम से विपणन करता है? राजस्थान की हस्तशिल्प वस्तुओं को राजस्थान लघु उद्योग निगम किस ब्रांड नाम से विपणन करता है? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें राजस्थली, राजस्थली। ठीक है, यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राजस्थली। 37 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कौन सा लोकगीत राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है? कौन सा लोकगीत राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें, बताइए इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है देखिए कुर्जा है। कुर्जा है ये दोस्तों, पश्चिमी राजस्थान के रेगिस्तान में गाया जाता है दोस्तों ये। ठीक है, और ये एक विरह गीत है। बाकी पटेलिया, बिछियो और लालर, ये तीनों दोस्तों पर्वतीय क्षेत्र के लोकगीत हैं। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान का राज्य वृक्ष है। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? दोस्तों राज्य वृक्ष है सॉरी राज्य वृक्ष तो खेजड़ी है। तो यहाँ पे राज्य वाद्य यंत्र पूछा है दोस्तों, राजस्थान का राजकीय वाद्य यंत्र है वो है अलगोजा, और अलगोजा है ये एक सुशीर वाद्य यंत्र है। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जैन त्योहार नहीं है? बताइए कौन सा जैन त्योहार नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, दक्ष लक्षण, महावीर जयंती और सुगंधा दशमी, ये तीनों दोस्तों जैन धर्म के त्योहार है। लेकिन बड़ी सातम है ये दोस्तों सिंधी समाज का पर्व है ये। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर। 40 नंबर का प्रश्न इसमें देखें, नैनशिरी ख्यात राजस्थान किस भाषा में लिखी गई है? नैनशिरी ख्यात, तो दोस्तों नैनशिरी ख्यात है ये मुणोत नैनसी के द्वारा ये लिखी गई है राजस्थानी भाषा में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब देखिए अपन ने भाग 2 है वो पढ़ लिया है, अब अपन भाग 3 भारतीय संविधान से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं और बिल्कुल परीक्षा पैटर्न के अनुसार इसी पैटर्न पर दोस्तों अपना ये पेपर होगा। दोस्तों देखिए 41 नंबर का प्रश्न है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि दोस्तों जनता को सरकारों को चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त है। ये है प्रजातंत्र। ठीक है, जनता को सरकारों को चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर का प्रश्न है, एक आदर्श संविधान के विषय में सत्य कथन की पहचान कीजिए। एक आदर्श संविधान के विषय में सत्य कथन की क्या करना है? पहचान करना है कि दोस्तों कौन सा कथन है वो दोस्तों इसमें सत्य है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें यह जन आकांक्षाओं को प्रकट करता है। एक आदर्श संविधान बिल्कुल सही बात है। यह विश्वास में समन्वय पैदा करता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। यह बताता है कि सरकार का गठन कैसे होगा, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। ये आदर्श संविधान की विशेषता है दोस्तों, पहचान है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 43 नंबर का प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया? ब्रिटिश भारत के किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, पृथक निर्वाचन का जो अधिकार है वो दिया गया दोस्तों मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 से। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 44 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1935 की एक विशेषताओं में नहीं है? बताइए कौन भारत सरकार अधिनियम 1935 की एक विशेषताओं में नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन। गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन ये दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषताओं में नहीं है। तो क्या था? प्रांतीय स्वायत्त था, केंद्र में द्वैत शासन, 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन, भारत के संघ का प्रस्ताव, ये 3 थे विशेषताओं में, लेकिन पहला नहीं था। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 45 नंबर का प्रश्न है, निम्न शब्दों पर विचार कीजिए। यहाँ पर देखिए समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष, सही क्रम को विचारानुसार क्रम दीजिए। विचारानुसार
क्रम दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, भारतीय संविधान एक सार्वभौमिक धर्मनिरपेक्ष, सार्वभौमिक, ये नंबर 1 पे, सार्वभौमिक धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, समाजवादी और प्रजातांत्रिक गणतंत्र की गणराज्य की स्थापना करता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों 3 4 1 2, 3 4 1 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 3 4 1 2 यानी कि बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब दोस्तों अपन भाग 4 में राजस्थान पॉलिटी से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए पता होना चाहिए आपके कितने प्रश्न है वो सही हो रहे हैं किसके अंदर। 46 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? तो कौन करता है? सभी को पता होगा दोस्तों, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मुख्यमंत्री जिन्हें एक कवयित्री पर विवादास्पद टिप्पणी के कारण त्यागपत्र देना पड़ा था, वह मुख्यमंत्री कौन थे जिन्होंने एक कवयित्री पर विवादास्पद टिप्पणी की थी, इसके कारण उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है जगन्नाथ पाड़िया। जगन्नाथ पाड़िया ने दोस्तों कवयित्री महादेवी वर्मा पर टिप्पणी की थी, इसके कारण 1981 में उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा था। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 48 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन राजस्थान विधानसभा के प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष थे? बताइए, निम्नांकित में से कौन राजस्थान विधानसभा के प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष थे? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा, गैर कांग्रेसी अध्यक्ष तो दोस्तों कौन थे? तो वो थे लक्ष्मण सिंह। ठीक है, लक्ष्मण सिंह। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये डूंगरपुर के मारावल भी थे, ये भी आपको याद रखना है। सही उत्तर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, लक्ष्मण सिंह। 49 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? राजस्थान भू राजस्व अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो दोस्तों ये 1956 में पारित हुआ था। ये कब पारित हुआ था? 1956 में। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 50 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान उच्च न्यायालय के निम्नांकित न्यायाधीशों में से कौन अन्य राज्यों के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायमूर्ति नहीं रहा है? बताइए, राजस्थान उच्च न्यायालय के निम्नांकित न्यायाधीशों में से कौन अन्य राज्यों के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायमूर्ति नहीं रहा? तो दोस्तों यहां पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बताइए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है, देखिए, राजेश बालिया, प्रकाश टाटिया, नगेंद्र कुमार जैन, ये दोस्तों अन्य राज्यों में मुख्य न्यायमूर्ति रह चुके हैं, लेकिन एल एन माथुर है वो दोस्तों नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा एल एन माथुर। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, अब अपन भाग 5 में सामान्य विज्ञान से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। 51 नंबर का प्रश्न है, यदि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलते चलते एक लघु किंतु स्थिर कोण से मुड़ जाए तो यह घटना है। यदि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलते चलते एक लघु किंतु स्थिर कोण में मुड़ जाए तो यह घटना है। तो दोस्तों यह घटना क्या है? तो किसकी घटना है? तो ये विवर्तन की घटना है। किसकी? विवर्तन की। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये विवर्तन की घटना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 52 नंबर का प्रश्न है, प्रश्वसित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है। प्रश्वसित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो दोस्तों ये 21% होती है। कितनी? 21%। बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, एकमात्र अधातु कौन है जो विद्युत का सुचालक है? एकमात्र अधातु कौन है जो विद्युत का सुचालक है? राइट आंसर हो जाएगा वो है ग्रेफाइट। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ग्रेफाइट है, ये कार्बन का एक अपर रूप है। सी नंबर का ऑप्शन सही। 54 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, पानी का क्वथनांक सेल्सियस में होता है। पानी का क्वथनांक कितने सेल्सियस में होता है? यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों ये 100 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, ई कचरा का एक उदाहरण क्या है? ई कचरा का उदाहरण क्या है? तो दोस्तों ई कचरा का उदाहरण है पुराने मोबाइल फोन और कंप्यूटर। ये ई कचरा की श्रेणी में आते हैं दोस्तों। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों अपन भाग 6 के अंदर भारतीय करंट अफेयर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग।
देखिए 56 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला एआई आधारित रियल टाइम वन अलर्ट सिस्टम किस राज्य ने लॉन्च किया है, जो वन संरक्षण के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए उपग्रह डेटा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करता है? तो वो है दोस्तों, बताइए कौन? तो ये मध्य प्रदेश करता है दोस्तों। मध्य प्रदेश ने वन संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारत की पहली एआई आधारित रियल टाइम वन अलर्ट सिस्टम है वो लॉन्च किया है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 57 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में किस देश में हुए आम चुनावों में कमला प्रसाद बिसेसर ने जीत हासिल की और एक बार फिर प्रधानमंत्री बनी? बताइए, ये जो कमला प्रसाद बिसेसर हैं, इन्होंने जीत हासिल करी और एक बार फिर प्रधानमंत्री बनी है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों ये त्रिनिदाद और टोबैगो की ये दोस्तों प्रधानमंत्री बनी है। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 58 नंबर का प्रश्न है, चीन द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए अंतर्ग्रहीय मिशन तियानवेन 2 का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? चीन द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए अंतर्ग्रहीय मिशन तियानवेन 2 का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो दोस्तों इसका प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो इसका प्राथमिक लक्ष्य है पृथ्वी के निकट स्थित क्षुद्र ग्रह 2016 HO3 के नमूने एकत्र करना और मुख्य बेल्ट धूमकेतु 311P का पता लगाना। यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, 2024 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा शुद्ध ऋणदाता देश बनने के पीछे जर्मनी के लिए प्राथमिक कारण क्या था? 2024 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा शुद्ध ऋणदाता देश बनने के पीछे जर्मनी के लिए प्राथमिक कारण क्या था? तो दोस्तों जो प्राथमिक कारण है वो क्या था? इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है जर्मनी का बढ़ता चालू खाता अधिशेष और यूरो की तुलना में येन का कमजोर होना। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 60 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना के विस्तार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना के विस्तार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों कौन सा कथन सत्य है? तो वो सत्य कथन हो जाएगा दोस्तों इसमें, वो है राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत कम से कम 10 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति होने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारी या उनके जीवन साथी अब टॉप अप पेंशन और एक मुश्त राशि का दावा कर सकते हैं। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब अपन दोस्तों भाग 7 के अंदर राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। 61 नंबर का प्रश्न है, पैरा राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता जनवरी 2025 में महिला कंपाउंड वर्ग में किसने पदक जीता? बताइए, पैरा राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता जनवरी 2025 में महिला कंपाउंड वर्ग में किसने पदक जीता? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो जीता स्वाति दूधवाल ने। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, स्वाति दूधवाल ने। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए, यहाँ पर 62 नंबर का प्रश्न है, वाको इंडिया नेशनल सीनियर किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप गोवा में 75 किलोग्राम लो किक वर्ग में कांस्य पदक किसने जीता? वाको इंडिया नेशनल सीनियर किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप गोवा में 75 किलोग्राम लो किक वर्ग में कांस्य पदक किसने जीता? तो दोस्तों किसने जीता ये कांस्य पदक? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों अंकित श्रीवास्तव। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, अंकित श्रीवास्तव। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर 63 नंबर का प्रश्न है, टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक और पैरा एशियन गेम्स में रजत पदक जीतने वाले कृष्णा नागर किस खेल से संबंधित है? बताइए, कृष्णा नागर है वो किस खेल से संबंधित है? तो ये बैडमिंटन से संबंधित है दोस्तों, बैडमिंटन, पैरा बैडमिंटन खेल से संबंधित है। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए 64 नंबर का प्रश्न है, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की एथलीट कमीशन की सदस्य कौन बनी है?
एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की एथलीट कमीशन की सदस्य कौन बनी है? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कृष्णा पूनिया। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कृष्णा पूनिया। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 65 नंबर का प्रश्न है, 67वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में पिस्टल इवेंट में 8 पदक जीतने वाली भाई बहन की जोड़ी कौन है? 67वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में पिस्टल इवेंट में 8 पदक जीतने वाली भाई बहन की जोड़ी कौन है? तो दोस्तों वो भाई बहन की जोड़ी है शिखा चौधरी और सौमित चौधरी। शिखा चौधरी और सौमित चौधरी। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब दोस्तों अपन यहाँ पे भाग 8 के अंदर कंप्यूटर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए 66 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट एमएस वर्ड में सेव एज विकल्प खोलता है? सेव एज विकल्प। तो दोस्तों ये जो F12 है, ठीक है, F12 ये सेव एज का विकल्प है वो खोलता है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है दोस्तों सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पर 67 नंबर का प्रश्न है, संपूर्ण वर्कशीट को प्रिंट करते समय माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 में डिफॉल्ट प्रिंट रेंज क्या है? संपूर्ण वर्कशीट को प्रिंट करते समय माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 में डिफॉल्ट प्रिंट रेंज क्या है? तो दोस्तों डिफॉल्ट प्रिंट रेंज है वो है एक्टिव शीट। यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक्टिव शीट। 68 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा कौन सी है? सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा कौन सी है? तो वो है दोस्तों इसमें डायल अप सर्विस। कौन सी है? डायल अप सर्विस है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, डायल अप सर्विस। 69 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए कौन सा मदरबोर्ड फॉर्म फैक्टर 20 पिन कनेक्टर प्रयोग करता है? कौन सा मदरबोर्ड फॉर्म फैक्टर 20 पिन कनेक्टर प्रयोग करता है? यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? वो है इसमें दोस्तों ATX। ATX का पूरा नाम है एडवांस्ड टेक्नोलॉजी एक्सटेंड। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे पावर पॉइंट में स्लाइड देखने के लिए कितने तरीके हैं? पावर पॉइंट में स्लाइड देखने के दोस्तों कितने तरीके हैं? तो 4 तरीके हैं दोस्तों, नॉर्मल व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, नोट्स पेज व्यू और स्लाइड शो व्यू। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये थे 70 प्रश्न है वो जीके से संबंधित। अब अपन दोस्तों 20 प्रश्न है वो हिंदी व्याकरण से संबंधित, 15 प्रश्न है वो इंग्लिश ग्रामर से संबंधित और 15 प्रश्न है वो मैथ से संबंधित पढ़ेंगे। दोस्तों देखिए अब अपन भाग 9 पढ़ रहे हैं और हिंदी व्याकरण से 20 प्रश्न है, हिंदी व्याकरण के 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। दोस्तों यहाँ पर देखिए 71 नंबर का प्रश्न है, पितृनुमति शब्द का संधि विच्छेद है। पितृनुमति शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पितृ प्लस अनुमति। पितृ प्लस अनुमति। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा और यण संधि है दोस्तों इसमें। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 72 नंबर प्रश्न है, अन्वेषण में कौन सी संधि है? अन्वेषण में कौन सी संधि है? तो दोस्तों अनु प्लस एषण, इसमें ये दोस्तों यण संधि का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए प्रेषण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। प्रेषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो दोस्तों इसमें प्र उपसर्ग है। कौन सा है? प्र। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, प्र उपसर्ग है। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस शब्द में अक प्रत्यय नहीं है? अक प्रत्यय किसमें नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए पावक, इसमें भी अक प्रत्यय है, तैराक में भी अक प्रत्यय है, गायक में भी अक प्रत्यय है, लेकिन यहाँ पे अंकक, अंकक में दोस्तों अक प्रत्यय है वो नहीं है। इसमें अंक मूल शब्द है और इसमें क प्रत्यय लगा हुआ है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न इसमें देखिए बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो दोस्तों इसमें भाववाचक संज्ञा है दोस्तों। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, भाववाचक संज्ञा। 76 नंबर का प्रश्न है, विद्वान विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। विद्वान विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। तो दोस्तों विद्वान से बनी भाववाचक संज्ञा दोस्तों विद्वता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विद्वता। यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही। 77 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए। निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए। दोस्तों इसमें देखिए यहाँ पर देखिए बलाई, मिठास, थोड़ा, शुम। तो थोड़ा है, थोड़ा शब्द है वो दोस्तों क्या है? विशेषण है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन सही।
आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण का भेद नहीं है। दोस्तों विशेषण का भेद इसमें कौन सा नहीं है। देखिए परिमाणवाचक है, संख्यावाचक है, गुणवाचक है, लेकिन पुरुषवाचक विशेषण है वो भेद नहीं है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया वाले वाक्य का चयन कीजिए। सकर्मक क्रिया वाले वाक्य का चयन कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, बंदर केला खाता है, बंदर केला खाता है, इस वाक्य में दोस्तों सकर्मक क्रिया है। क्या है? सकर्मक क्रिया। यहाँ पर इसमें बंदर है वो करता है और केला क्या है? कर्म है। सी नंबर ऑप्शन सही। 80 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? बताइए इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, विवाहेतर, विवाहेतर है ये दोस्तों अशुद्ध, अशुद्ध शब्द है। ठीक है, तो इसका शुद्ध रूप है वो क्या हो जाएगा? तो दोस्तों विवाहेतर, ये तय तय के ऊपर ये लगा हुआ है ना, ये नहीं आएगा दोस्तों। ठीक है, विवाह प्लस इतर इसका विग्रह होगा। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 81 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से शुद्ध वाक्य बताइए। दोस्तों शुद्ध वाक्य कौन सा है वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए उन्नति के मार्ग में बाधाएं भी आती है, आती ही है। ठीक है, तो ये दोस्तों उन्नति के मार्ग में बाधाएं भी आती ही है। ठीक है, तो ये वाक्य है वो क्या है? शुद्ध वाक्य है। आती है, ही है नहीं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये मान लीजिए ये शुद्ध वाक्य है। बाकी दोस्तों, प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है, तलवार की धार पर चलना है, नोक नहीं होता। मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा, तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, ये इसका शुद्ध होगा। वह रोज पानी से पौधों को सींचता है, तो दोस्तों वह रोज पौधों को सींचता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें एक ही सही है, ए नंबर वाला ऑप्शन। 82 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है? गलत विलोम शब्द कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पे प्रवेश का विलोम है वो क्या हो जाएगा? निकास या प्रस्थान होता है। ठीक है, तो यहाँ पर नवेश है वो गलत दे रखा है। यहाँ पे प्रवेश का विलोम शब्द या तो निकास होगा या प्रस्थान होगा। ठीक है, और बाकी इसमें सारे सही दे रखे हैं। ए नंबर ऑप्शन सही। 83 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? त्रुटिपूर्ण कौन सा है? यहाँ पे देखिए, इसमें सर का अक्षर, समास का व्यास, अल्पायु का चिरायु, आहार का विहार दे रखा है, गलत हो जाएगा। दोस्तों आहार का विलोम होता है निहार, निराहार। ठीक है, निराहार। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, निराहार। आगे देखिए, बिजली का पर्यायवाची है। दोस्तों बिजली का पर्यायवाची क्या है? बिजली का पर्यायवाची दोस्तों सौदामिनी है। क्या है? सौदामिनी। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सौदामिनी। 85 नंबर प्रश्न है, राजस्थानी के भाषा शब्द का मानक हिंदी रूप है। राजस्थानी के भाषा शब्द का मानक हिंदी रूप है, तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों भाषा, ये वाला बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर का हिंदी पर्याय है। एनरोलमेंट नंबर का हिंदी पर्याय है वो क्या है? तो वो है दोस्तों नामांकन संख्या। क्या है? नामांकन संख्या। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, नामांकन संख्या। आगे देखिए, सेनापति निम्न में से किस प्रकार का शब्द है? सेनापति। दोस्तों सेनापति यौगिक शब्द है। ये क्या है? यौगिक शब्द। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यौगिक शब्द है ये। नेक्स्ट आगे देखिए, जिसे बुलाया न गया हो क्या होगा? वाक्यांश के लिए एक शब्द, जिसे बुलाया गया न हो तो उसको बोलते हैं दोस्तों अनाहुत। क्या बोलते हैं? अनाहुत। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अनाहुत। 89 नंबर प्रश्न है, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो दोस्तों मुहावरे का अर्थ हो जाएगा इसमें थोड़े शब्दों में अधिक कहना। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, थोड़े शब्दों में अधिक कहना। 90 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, चटमंगनी पटब्या। चटमंगनी पटब्या का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों तत्काल कार्य होना, तत्काल कार्य होना। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों अपन भाग 10 के अंदर इंग्लिश ग्रामर से संबंधित 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए 91 नंबर का प्रश्न है, सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम ऑलमोस्ट द गिवन अल्टरनेटिव। दोस्तों अपने को यहाँ पर ये बताना है
कि कौन सी स्पेलिंग है वो दोस्तों इसमें सही है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें एक ही स्पेलिंग सही है, वो है दोस्तों देखिए, वो है दोस्तों देखिए डायर होया, डायर होया। तो दोस्तों ये क्या है, तो दोस्तों ये सही स्पेलिंग है, ये डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अपने को खालिस्तान भरना है। देखिए द कार वाज रनिंग 40 किलोमीटर प्रति घंटा या ओवर। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर इसमें क्या आएगा, तो इसमें आएगा दोस्तों, देखिए इसमें 8 40 किलोमीटर प्रति आवर आएगा। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, इसमें कार की स्पीड है वो करेक्टली बताई गई है। आगे देखिए, इन द फॉलोइंग सेंटेंस फॉर वर्ड्स और फ्रेजेस आर बोल्ड, सेलेक्ट द रॉन्ग वर्ड और फ्रेज। यहाँ पर देखिए अपने को बताना है कि इसमें कौन सा रॉन्ग वर्ड है। देखिए, टू हु डू यू थिंक दे विल गिव द अवार्ड व्हेन दे कॉन्वेन अगेन। तो बताइए दोस्तों इनमें से कौन से पार्ट में एरर है। इसमें एरर आएगा तो वो आएगा दोस्तों, देखिए जो यहाँ पे हु आया है ना, ठीक है, हु, यहाँ पे टू के बाद में हु आया है तो ये गलत हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे वूम आएगा, WHOM, ये आएगा हु की जगह। यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, वो है बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इनमें से अपने को करेक्ट सेंटेंस बताना है कि कौन सा करेक्ट सेंटेंस है। इसमें देखिए, पेट्रोल इज सोल्ड बाय द लेटर। यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 95 नंबर प्रश्न है, चूज द करेक्ट वर्ब्स। व्हाट इज द प्रेजेंट टेंस ऑफ स्ट्रिंग। बताइए, चूज द करेक्ट वर्ब्स, व्हाट इज द प्रेजेंट टेंस ऑफ स्ट्रिंग। तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों यहाँ पे स्ट्रिंग, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही, स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग, STRING। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द चॉइसेज गिवन बिलो। तो इसमें देखिए, इट सिंस अर्ली मॉर्निंग, इट सिंस अर्ली मॉर्निंग। तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, वो है इसमें इट सिंस अर्ली मॉर्निंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है हैज बीन रेनिंग आएगा इसमें। ठीक है, सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर है, हैज बीन रेनिंग सिंस अर्ली मॉर्निंग। आगे देखिए, यहाँ पे 97 नंबर का प्रश्न है, 50 माइल्स ए लॉन्ग डिस्टेंस। 50 माइल्स ए लॉन्ग डिस्टेंस, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 50 माइल्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस आएगा, इज ए लॉन्ग डिस्टेंस। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही। 98 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ब। यहाँ पर देखिए एवरीवन ऑफ द सेलर्स ड्रॉन्ड। बताइए, तो दोस्तों खालिस्तान में क्या आएगा वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आएगा दोस्तों, देखिए एवरीवन है वो यहाँ पर सिंगुलर है। ठीक है, सिंगुलर, तो यहाँ पर इसके लिए वाज का प्रयोग होगा दोस्तों, किसके लिए, वाज का प्रयोग होगा। ठीक है, यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, चूज द करेक्ट पेसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस। इसका पेसिव वॉइस बनाना है, लेट मी राइट ए लेटर। बताइए इसका पेसिव वॉइस क्या बनेगा, तो इसका पेसिव वॉइस बनेगा दोस्तों, बताइए, देखिए ए लेटर विल बी रिटन, आई विल बी रिटन ए लेटर इज रिटन बाय मी, मोर देन वन ऑफ द अबाव। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें नन ऑफ द अबाव आएगा, इसमें ये ई नंबर का ऑप्शन कर लेना दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, वन ऑफ द अबाव इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। लेट मी राइट ए लेटर, लेट ए लेटर बी रिटन बाय मी। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ई नंबर का ऑप्शन कर लेना इसको। 100 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए द जज सेड टू बी विटनेस, टेल द ट्रूथ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी
द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ द अबव सेंटेंस। द जज सेड टू द विटनेस। तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा दोस्तों, द जज ऑर्डर्ड द विटनेस टू टेल द ट्रूथ। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। द जज ऑर्डर्ड द विटनेस टू टेल द ट्रूथ, ए नंबर ऑप्शन सही। 101 नंबर का प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट प्रीपोजिशन। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ए जेंटलमैन शुड बी ट्रू हिज वर्ड्स। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ए जेंटलमैन शुड बी ट्रू हिज वर्ड, प्रीपोजिशन अपने को भरना है। तो दोस्तों इसमें देखिए, इसमें ट्रू हिज वर्ड्स। तो दोस्तों यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर इसके अंदर देयरफॉर आएगा दोस्तों, ठीक है, लेकिन इसमें वो दे नहीं रखा है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें वन ऑफ द अबव। ठीक है, ई नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर कर लेना है इसका। आगे देखिए, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। इसमें देखिए, एवरी स्टूडेंट, दोस्तों एवरी स्टूडेंट, इसमें नन ऑफ द अबव कर लेना। ठीक है, नन, नन है ये नन ऑफ द अबव, इसमें भी नन ऑफ द अबव है। ये वन ऑफ द अबव नहीं है, इसमें एन है, वो थोड़ा सा साइड में लगा हुआ है द एन के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें देखिए, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। तो यहाँ पर इसमें देखिए, एवरी स्टूडेंट टू ब्रिंग ए साइंड फ्रॉम हिज पेरेंट्स। तो यहाँ पर क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? इसमें देखिए, मोर देन वन ऑफ द अबव। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसमें। ठीक है, आगे देखिए, ही इज गुड इन बोथ स्टडीज एंड गेम्स। वाक्य का सही हिंदी रूपांतरण क्या होगा? तो इसका सही हिंदी रूपांतरण होगा, वह पढ़ाई और खेल दोनों में अच्छा है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 104 नंबर का प्रश्न है, ए रिटन स्टेटमेंट कंफर्म्ड बाय ओथ और एफर्मेशन फॉर यूज एज एविडेंस इन कोर्ट इज कॉल्ड ए एन। बताइए क्या आएगा यहाँ पे? तो दोस्तों उसको बोलते हैं, ओथ का मतलब शपथ पत्र, शपथ पत्र है वो एफिडेविट। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, एफिडेविट। आगे देखिए यहाँ पे, व्हाट इज द टर्म ऑफ द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट एट ए मीटिंग टू मेक द प्रोसीडिंग वैलिड। यानी कि दोस्तों उसको बोलते हैं कि किसी सभा में समिति की बैठक आयोजित करने के लिए जो न्यूनतम संख्या है वो होती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं गणपूर्ति, और उसको बोलते हैं इंग्लिश में कोरम। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कोरम। अब दोस्तों अपन भाग 11 के अंदर गणित से संबंधित 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए, 3 संख्या का अनुपात 5, 3 और 7 अनुपात में है, और उनका लघुत्तम समापवर्तक 5250 है। मध्य वाली संख्या ज्ञात कीजिए। मध्य वाली संख्या है वो ज्ञात करना है। तो दोस्तों सीधा सा हो जाएगा 3, 5 और 7। ठीक है, 3, 5 और 7। तो इसको अपन दोस्तों 3 इंटू 5 इंटू 7, यानी कि ऐसी इनका 3, 5 और 7 का अपन को एलसीएम ले लेना है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा दोस्तों 105। कितना आ जाएगा? 105। अब ये 5250 में दोस्तों 105 का भाग दे लीजिए। 5250 में दोस्तों 105 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? तो ये 50 आ जाएगा। कितना? 50 आ जाएगा। अब यहाँ पे जो 3 है, 3 को 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 150 आएगा।
50 को 5 से करोगे तो 250 आएगा, और 7 को 50 से करोगे तो 350 आएगा। यहाँ पे मध्य वाली संख्या का पूछा है तो 250, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए यहाँ पे 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर और 7 स्क्वायर का औसत ज्ञात कीजिए। 3 का स्क्वायर होता है दोस्तों 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25 और 7 का स्क्वायर होता है 49। कितनी संख्या है टोटल? 4। बस कितनी है? 1 2 3 4, तो 4 का भाग अपने को दे देना है। तो 9 और 16 कितने होते हैं? 9 और 16 25, 25 और 25 50, 50 और 49 कितने होते हैं? तो दोस्तों ये होते हैं 99, और 99 में अगर आप 4 का भाग देते हो, ठीक है, तो उत्तर आएगा अपना 24 पॉइंट कुछ। ठीक है, लेकिन इसमें आप एक काम कीजिए, एक संख्या और जोड़ दीजिए, जैसे कि यहाँ पे 3 4 5 6, 6 और जोड़ दीजिए दोस्तों। ठीक है, 6 और इसमें आपको क्या करना है? जोड़ना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर भी जोड़ दीजिए, 6 का स्क्वायर और जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे 36 प्लस 49। ठीक है, तो अब इसका टोटल करोगे तो यहाँ पे ये संख्या भी कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी 4 की जगह। तो इसका टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा? 135। ठीक है, और 135 में आप 5 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 27। तो यहाँ पर ये बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें। 108 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, पेट्रोल के मूल्य प्रति लीटर में 52% की वृद्धि होती है, इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि उस पर होने वाले व्यय में केवल 14% की वृद्धि हो? तो सीधा सा हो जाएगा दोस्तों, 114 बटे 152 इंटू 100 कर लीजिए, बस इसको काट लीजिए। इसको आप काटोगे तो कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा दोस्तों 75%। 75%, तो 100 में से 75 माइनस कर दिए तो दोस्तों कितने हो जाएगा? 25% की कमी और करनी होगी दोस्तों। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, यदि बुशरा ने अपने स्कूटर को 15,000 रुपए में बेचकर, यदि बुशरा ने अपने स्कूटर को 15,000 रुपए में बेचकर विक्रय मूल्य के 1/5वें भाग के बराबर लाभ प्राप्त किया हो तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो प्रतिशत लाभ है वो ज्ञात करना है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, 15,000 रुपए में बेचकर विक्रय मूल्य के 1/5 के 5वें भाग के बराबर लाभ प्राप्त किया। ठीक है, अब दोस्तों इसमें देखिए, क्रय मूल्य मान लीजिए दोस्तों इसमें क्या है? 4x। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना है? 5x, और लाभ कितना है दोस्तों? 1x। ठीक है, अब यहाँ पे लाभ निकालना है तो दोस्तों 1/4 इंटू 100 कर दीजिए, कितना हो जाएगा? तो दोस्तों 25। तो यहाँ पर 25% इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर इसमें हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, बाजार मूल्य में 25% की कमी के साथ सीता 30 में 1 किग्रा अधिक चीनी खरीद सकती है। चीनी का वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों चीनी का वास्तविक मूल्य ज्ञात करना है, तो वास्तविक कीमत निकालनी है, तो यहाँ पर देखिए 30 रुपए में 1 किग्रा चीनी अधिक खरीद सकती है। तो यहाँ पर 30 बटे 1 इंटू 25 माइनस, सॉरी 25 बटे 100 माइनस 25 कर लीजिए, 25% की कमी के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे 75 लिख दीजिए, बस इसको काट दीजिए। तो यहाँ पे 30 इंटू 25 बटे 75 काट लीजिए, कितना आ जाएगा? तो दोस्तों 25 से ये कट गया कितनी बार? 3 बार। ठीक है, और 30 में 3 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 10%। तो चीनी का सॉरी 10 रुपए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 10 रुपए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चीनी, ये चीनी का वास्तविक मूल्य है, बी नंबर ऑप्शन सही। एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 7:4 है, उनकी आयु का गुणनफल 6300। पुत्र की आयु कितनी है? तो पुत्र की आयु कितनी है? तो दोस्तों इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, 7x 4x बराबर 6300। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 चौके कितने हो जाएंगे? 28। तो यहाँ पे 28x बराबर
28x 2 है तो x स्क्वायर हो जाएगा, तो 28x स्क्वायर बराबर 6300। तो सीधा सा है दोस्तों, कितना हो जाएगा? तो आप इसको काटोगे तो 28 का स्क्वायर निकाल के और फिर आप इसमें भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? तो दोस्तों ये आ जाएगा x बराबर आ जाएगा दोस्तों √225। ठीक है, तो इसका 225 का रूट हटाओगे तो कितना आ जाएगा? 15। ठीक है, कितना आ जाएगा? 15। अब यहाँ पे अनुपात दे रखा था 7 और 4, तो यहाँ पे पुत्र का अनुपात था 4, तो 15 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 60। यहाँ पर इसमें डी नंबर ऑप्शन सही। 112 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए पी और क्यू ने एक व्यवसाय में 5:13 के अनुपात में निवेश किया। क्यू ने 6 महीने बाद अपनी पूंजी निकाल ली। क्यू ने 6 महीने बाद अपनी पूंजी निकाल ली। यदि उन्होंने अपना लाभ 25:26 के अनुपात में साझा किया हो तो पी की राशि को कितने समय तक उपयोग में ली गई थी? तो पी की राशि को कितने समय तक उपयोग में ली गई थी? यहाँ पर इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, माना पी ने x महीने निवेश किया, ठीक है, क्यू ने 6 महीने के लिए निवेश किया, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, 5 इंटू एक्स बटे 13 इंटू 6 बराबर दोस्तों 25/26। ठीक है, तो बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? x बटे 3 बराबर 5। ठीक है, तो 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 15। तो 15 महीने इसका सही उत्तर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, 480 की एक धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 5 वर्ष में 600 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज दर में 2% की वृद्धि की जाए तो ब्याज की राशि में कितनी वृद्धि होगी? तो कितनी वृद्धि होगी? तो सीधा सा हो जाएगा दोस्तों 480 इंटू 2 इंटू 5/100, बस 2% की वृद्धि साधारण ब्याज ही तो है, तो यहाँ पे 48 इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 2800 का 1/1/2 वर्ष का यानी कि 1.5 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवर्ती आधार पर की जाती है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्याज अर्धवार्षिक देय है, ठीक है, तो दोस्तों दर है वो क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी, तो 10% की 5% हो जाएगी। समय है वो दोस्तों 1.5 वर्ष का दुगना हो जाएगा, यानी कि समय कितना हो जाएगा? 3 वर्ष हो जाएगा, बस निकाल लीजिए। यहाँ पे सीधा सा है 2800 इंटू 105/100 इंटू 105/100 इंटू 105/100, बस। ठीक है, फिर माइनस कर दीजिए 2800 में से, तो यहाँ पे आपको जो ब्याज निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 441.35। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, एडुआर्डो, अब्राहिम और जोवियर एक काम को क्रमशः 12, 10 और 15 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, उन सभी 3 व्यक्तियों ने एक साथ कार्य करना प्रारंभ किया। 2 दिन बाद एडुआर्डो ने कार्य छोड़ दिया और कार्य पूरा होने से ठीक 3 दिन पहले अब्राहम ने कार्य छोड़ दिया। कार्य पूरा होने में लगे दिनों की कुल संख्या है वो ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, एडुआर्डो का समय है वो दोस्तों 12 दिन है, और अब्राहम का 10 है, जोवियर का 15 है। तो और दोस्तों इन्होंने काम किया तो दोस्तों इसमें देखिए एडुआर्डो ने 2 दिन बाद कार्य छोड़ दिया, ठीक है, और कार्य पूरा होने से ठीक 3 दिन पहले अब्राहम ने कार्य छोड़ दिया। ठीक है, और कार्य पूरा होने में लगे दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो अपने को इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना हो जाएगा? तो दोस्तों इसका 12, 10 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 60। ठीक है, तो इसके अनुसार आप निकाल सकते हैं। इसमें आएगा 6.8 दिन। 6.8 दिन इसका राइट आंसर, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर इसमें 116 नंबर का प्रश्न है।
इसमें देखिए पाइप ए एक टैंक को 8 घंटे में भर सकता है, ठीक है। पाइप बी और सी पूरे भरे टैंक को क्रमशः 20 घंटे 15 घंटे में खाली कर सकते हैं। पाइप ए और बी एक साथ 5 घंटे के लिए खोला जाता है और फिर बी को बंद कर दिया जाता है और सी को तुरंत खोल दिया जाता है, तो टैंक कुल कितने समय में भर जाएगा। तो दोस्तों टैंक है वो कुल कितने समय में भर जाएगा। तो दोस्तों इनका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेके इसको भी आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे कुल समय 15 सही 5/7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 सही 5/7 इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 117 नंबर का प्रश्न है, एक कार की चाल 20 मीटर प्रति सेकंड है, कार द्वारा 2 घंटे 20 मिनट में तय की गई दूरी किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों दूरी बराबर चाल इंटू समय, तो यहाँ पर 20 मीटर सेकंड है तो इसको किलोमीटर में बदलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे 20 इंटू 18/5 इंटू दोस्तों 2 घंटे 20 मिनट, इसको दोस्तों अपन 7/3 है वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें 7/3 बस, इसको काट लीजिए, कितना आ जाएगा। तो दोस्तों ये 168 आ जाएगा। यहाँ पर इसमें इसका राइट आंसर 168, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक बुलेट ट्रेन की चाल किसी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन से 35% अधिक है। यदि इलेक्ट्रिक ट्रेन को एक नियत दूरी तय करने में 3 घंटे 45 मिनट का समय लगता है, तो बुलेट ट्रेन को वही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। देखिए बुलेट ट्रेन की चाल है वो दोस्तों 135, ये भाई इसकी बुलेट ट्रेन की 135, तो इलेक्ट्रिक ट्रेन की कितनी हो जाएगी दोस्तों 100, कि भाई 35% अधिक है ना। तो इनका अनुपात निकाल लीजिए, इनका अनुपात निकालोगे तो कितना आ जाएगा। तो दोस्तों ये आ जाएगा 27 और ये दोस्तों 20, ठीक है। और समय दोस्तों समय है वो उल्टा हो जाएगा, तो 20:27 ये समय हो जाएगा। तो बुलेट ट्रेन द्वारा वही दूरी तय करने में लिया गया समय तो क्या हो जाएगा। तो दोस्तों समय कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 225 इंटू 20/27, 20/27 बस, इसको काट लीजिए, इसको आप काटोगे तो कितना आ जाएगा। तो दोस्तों ये आ जाएगा 2 सही 7/9 और, तो यहाँ पर इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 सही 7/9 और, तो यहाँ पे डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक मोटर बोट जिसकी चाल शांत जल में 11 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह धारा की दिशा में 2 घंटे 20 मिनट में 28 किलोमीटर की दूरी तय करती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों 2 घंटे 20 मिनट यानी कि दोस्तों 2 + 1/3 बराबर कितना हो जाएगा। तो दोस्तों 7/3 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और चाल इंटू समय बराबर दूरी, तो दोस्तों इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 11 + y इंटू 7/3 बराबर क्या हो जाएगा 28, ठीक है। तो यहाँ पर 1 किलोमीटर प्रति घंटा इसका सही उत्तर हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए, निम्नांकित तालिका का अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। रेलगाड़ी ए द्वारा इन 3 दिनों में तय की गई औसतन दूरी कितने किलोमीटर थी। यहाँ पर देखिए निम्न द्वारा तय की गई दूरी किलोमीटर में रेलगाड़ी ए और रेलगाड़ी बी दे रखी है, 1 2 3 दिन दे रखे हैं। तो यहाँ पे एक की औसत दूरी निकालनी है। तो दोस्तों यहाँ पर 362, 282 और 421 को जोड़ दीजिए और 3 का भाग दे दीजिए। इन तीनों को जोड़ोगे तो कितना जाएगा 1065 और 1065 में 3 का भाग दोगे तो कितना जाएगा 355। तो यही अपना सही उत्तर हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं और आराध्या RS एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।